हेलो एवरीवन, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि संधि क्या होता है, इसके रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम उनके आंसर पिक करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि होता है एक तरह से, जब हम इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे, शाब्दिक अर्थ होता है संधि का जोड़, ठीक है, या मिलान। जोड़ या मिलान हो गया इसका शाब्दिक अर्थ संधि का। अब ये संधि होता क्या है, इसके संबंध में आपने व्याकरण में भी पढ़ा होगा, कई बार आपने इसकी परिभाषा को भी देखा होगा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो ये दो वर्ण हैं ये आए कहाँ से हैं। जब आप संधि करोगे, आपने सबसे पहले ध्यान रखना है आपके पास दो सार्थक शब्द होने चाहिए। उन्हीं दो सार्थक शब्दों से आपने क्या करना है, दो वर्णों को निकालना है। एग्जाम्पल की मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरह से दो सार्थक शब्द आपके पास होता है। एक आपके पास हिम सार्थक शब्द है, प्लस एक आपके पास है अचल। हिम प्लस अचल, हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पाएंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इसका हम लेंगे अंतिम वर्ण प्रथम शब्द का और द्वितीय शब्द का लेंगे हम प्रथम वर्ण। जब ये दोनों यहाँ पे अ प्लस अ हो गए तो ये यहाँ आपके पास दो वर्ण, ये कहाँ से आए हैं, दो सार्थक शब्दों से आए हैं, दो वर्ण। जब ये दोनों आपस में मेल करते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा, विकार मतलब परिवर्तन, इससे जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे संधि। ठीक है, संधि करने से पहले आपको सबसे पहले स्वरों और व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। संधि से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा स्वरों को और व्यंजन को समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर आगे संधि को डिस्कस करते हैं। क्योंकि बिना स्वर और बिना व्यंजन के आप संधि को नहीं समझ सकते हो। तो स्वरों को हम पहले देख लेंगे। आपके पास स्वर हैं अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। संधि में सिर्फ इन 11 स्वरों का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, इनको बोलेंगे हम स्वर। अब जब हम संधि में शब्द देखते हैं तो यहाँ पे ये स्वर के रूप में, मतलब अपने वास्तविक रूप में नहीं आते हैं। किसके रूप में आते हैं, मात्रिक रूप में आते हैं, मात्रा के रूप में। अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये इसकी मात्राएं होगी, स्वरों की मात्राएं। जब भी आप क्या करेंगे, संधि में शब्द देखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आपको जब शब्द दिया गया होगा तो उसके बीच में आपने इन मात्राओं को देखना है कि कौन सी मात्रा लगी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने बाद में संधि लगाना है उसमें। ये इसकी स्वरों की मात्राएं होंगी। और कुछ एक व्यंजन में आपको लिखता हूँ। व्यंजन क्या होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ज्ञ। ये व्यंजन का मूल रूप होता है। जब व्यंजन में हम किसी स्वरों को लगा देते हैं तो उसके पश्चात जो है ये हट जाते हैं यहाँ से और इसका हम उच्चारण कर पाते हैं। आप सभी को पता होगा कि किसी भी व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हमें जो है इन स्वरों की सहायता लेना जो है आवश्यक होता है, तभी हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसके नीचे से हलंत हटा देते हैं तो माना जाता है कि इसमें जो है ये अ वाला स्वर इसमें ऑलरेडी लगा है। जब हमने इसका कुछ और उच्चारण करना है, जैसे क का आपने की उच्चारण करना है, तो इसमें हम इसकी स्वर की मात्रा दे देंगे। ख में आपने बड़े उ की मात्रा दे देनी, खू बन गया। ठीक है, गौ में आपने बड़ी की मात्रा दे दी, गी बन गया। घौ में आपने क्या करा, आ की मात्रा दे दी, घा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास व्यंजन है इनका मूल रूप होता है हलंत में। जब आप इसमें स्वर जोड़ देते हैं तो इसको बोलेंगे हम स्वर के साथ लिखे हुए व्यंजन। जब आप संधि करेंगे तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा उसमें आपने देखना है कि उसमें स्वर कौन सा लगा है। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, हिम प्लस आले,
दो शब्द थे आपके पास। अब यहाँ पे मौ है, मौ आपको पता है कि व्यंजन है। व्यंजन को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेना जरूरी होता है। तो इस मौ में आपने देखना है कि कौन सा स्वर लगा है। अब इसमें मौ है, जब हम इसका उच्चारण कर पा रहे हैं तो इसमें जो अ स्वर है ये लगा हुआ है इसमें, तो इसका अंतिम वर्ण अ इस तरह से निकलता है। अगर यहाँ पे आपके पास हिमा होता तो यहाँ पे मौ में जो है आ स्वर लगा है अंतिम, तो इसमें आ वर्ण यहाँ पे होना था। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो ये आपको दिख ही रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ है, तो इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम इसके टाइप्स पे आते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। जब भी आप संधि करोगे सबसे पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा। प्रकार आपके पास तीन तरह की संधि है। पहले आता आपके पास स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब जो आपके पास स्वर संधि है, जो मैंने आपको भी स्वर लिखवाए 11 स्वर थे आपके पास, उन्हीं 11 स्वरों के बीच में ये स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि में भी क्या होगा, जो आपके पास प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो भी स्वर होगा और जो दूसरे वाला शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है हिम प्लस अचल। अब यहाँ पे आपके पास इसका अंतिम वर्ण अ, यहाँ पे भी इसका अंतिम वर्ण अ, दोनों साइड क्या होंगे, ये स्वर होंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्वर हैं, तो मतलब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण जब मेल करेगा और जो ये विकार उत्पन्न करेगा तो ये स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा आपके पास व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में आपके पास या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आपके पास क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है। ठीक है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे या तो यहाँ पे व्यंजन होगा और उसका मेल किससे होगा, या तो किसी व्यंजन के साथ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन होगा, उसका मेल किससे हो सकता है, स्वर के साथ हो सकता है। जो प्लस के राइट साइड वाले हैं ये होंगे द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, और जो प्लस के राइट साइड में ये होंगे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। अब यहाँ पे आपके पास है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा, आपके पास प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में विसर्ग दी गई होगी और उसका मेल किसी स्वर या व्यंजन। ठीक है, दोनों में से किसी से भी हो सकता है, उसको बोलेंगे हम व्यंजन संधि। तो आपके पास मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे जब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है आपके पास स्वर संधि। स्वर संधि को जान लेते हैं हम थोड़ा सा बहुत, कि क्या होता है स्वर संधि, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। स्वर संधि आपने पढ़ा होगा कि स्वर संधि आपके पास 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 तरह की संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एग्जाम में मोस्टली स्वर संधि से ही प्रश्न बनते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि व्यंजन संधि से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मतलब हमने तीनों संधियों को ठीक से पढ़ लेना है, स्वर संधि को भी, व्यंजन संधि को भी और विसर्ग संधि को भी। अब जो स्वर संधि है, मैंने आपको पहले बताया स्वर संधि होता क्या है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। स्वर संधि के 5 टाइप्स, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि, 5 तरह के ये हो गए। अब सबसे पहले हम दीर्घ संधि को जानेंगे कि दीर्घ संधि होता क्या है और इसके संबंध में आगे प्रश्न किस तरह से बनते हैं एग्जाम में। दीर्घ संधि आपने स्वरों को पढ़ा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको स्वरों के बारे में जानकारी है। आपके पास एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर आपके पास, इनकी संख्या 7 इनकी दीर्घ संख्या की संख्या, दीर्घ
स्वरों की संख्या 7 होती है, लघु स्वरों की 4 होती है। ठीक है, अब ये 7 कौन कौन से होते हैं? एक आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, ए, आई, ओ और औ। ये आपके पास दीर्घ स्वर हो गए। जो आपके पास दीर्घ संधि है, आपने क्या करना है? दीर्घ संधि में एक आ वर्ण लेना है, ई वर्ण लेना है और ऊ वर्ण लेना है। 3 ही वर्ण लेने हैं आपने दीर्घ संधि में, और इससे जो आपके पास ए, आई, ओ और औ हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं दीर्घ संधि की, तो इसमें इन 3 वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है, आ, ई और ऊ। और ये कहाँ पे दिखेंगे आपको? शब्द के बीच में मात्रा के रूप में दिखेंगे। ठीक है, अब दीर्घ संधि में क्या होगा? इसकी परिभाषा, इसमें सजातीय वर्ण, सजातीय वर्णों का मेल। जो दीर्घ संधि है, इसमें सजातीय वर्णों का मेल होगा। अब सजातीय वर्ण क्या होते हैं? सजातीय मतलब एक जाति से मिलकर बने हुए वर्णों को हम बोलेंगे सजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण कैसे होंगे? जैसे अ है आपके पास, अ के साथ यदि अ मेल करेगा तो वो आगे जाके दीर्घ ही बनाएगा। ये आपके पास दीर्घ वर्ण है आ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है ई, और ई के साथ यदि ई मेल करेगा तो ये आगे जाके दीर्घ ही बनाएगा, ई ही बनाएगा। आपके पास है तीसरा ऊ, ऊ के साथ यदि ऊ मेल करेगा तो आगे जाके दीर्घ ही बनाएगा, ऊ ही बनाएगा। तो इनको बोलेंगे हम सजातीय वर्ण। अब ऐसा नहीं है कि ये ऊ और ऊ है और आ है, इन दोनों में आगे आगे पीछे हो जाएगा। मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे दीर्घ है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, अगर यहाँ पे भी दीर्घ है, दोनों यहाँ पे दीर्घ है, तो यहाँ पे आगे दीर्घ ही बनाएंगे। यहाँ पे अ है, यहाँ पे अ है, हो सकता है यहाँ पे आ हो और यहाँ पे भी आ हो। ठीक है, तो आगे जाके ये आ ही बनाएंगे। हो सकता है यहाँ पे ई हो, यहाँ पे ई हो, तो ये आगे जाके ई ही बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। मतलब दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण एक ही वर्णों का मेल कैसे होंगे? वो एक जाति के वर्ण होंगे और आगे जाके क्या बनाएंगे? वो दीर्घ ही बनाएंगे। तो उसको बोलेंगे हम दीर्घ संधि। एग्जाम्पल देखो, सत्य प्लस अर्थी। ठीक है, अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपने निकालना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा। अ क्यों होगा? क्योंकि यो आपके पास क्या है? व्यंजन है। इसमें स्वर कौन सा लगा है? अ। प्लस अर्थी में आपके पास द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है। जब ये दोनों आपस में मिल करेंगे तो ये बनाएंगे आ। दीर्घ संधि का नियम है, जब किसी सजातीय वर्ण का मेल होता है तो आगे जाके क्या बनाते हैं? वो दीर्घ वर्ण ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं? लघु हैं। ठीक है, आगे जाके इन्होंने क्या बनाया? आ बनाया, दीर्घ बनाया, दीर्घ हो गया। अब यहाँ पे जो टुकड़े बचेंगे आपके पास, सत्य, यहाँ पे थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हलंत लग गया। इसको अपने लिए स्वर चाहिए होता है, तो स्वर यहाँ से ले लेगा आ से। आ जो मात्रा के रूप में इसमें स्वर दे देगा और हलंत हट जाएगा, सत्या। और लास्ट में जो यहाँ पे थी है, ये इधर जुड़ जाएगा, शब्द बन गया सत्यार्थी। तो जो आपके पास दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि में एक नियम क्या बोल रहा है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा, दोनों कैसे होंगे? सजातीय होंगे, एक जाति से ही होंगे आपके पास मिलकर बने हुए। सजातीय वर्ण आपके पास 3 हैं, आ, ई और ऊ। 3 ही आपके पास सजातीय वर्ण है। संधि में सिर्फ इनका ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास शब्द के बीच में आ की मात्रा दिख रही होगी, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। एग्जाम में 2 तरह से प्रश्न बनते हैं। या तो आपके पास पूछा जाएगा कि आपने शब्द का क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, या तो बोला जाएगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी संधि होगी? जैसे आपके पास एग्जामिनर या एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, आपके पास शब्द दे दिया जाएगा। जैसे आपके पास दे दिया देवासुर। ठीक है, आपके पास देवासुर शब्द दे दिया और इसमें बोला जाएगा कि आपने संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में दे दिया आपके पास देव प्लस असुर, दूसरा देवा प्लस असुर। ठीक है, देवासु प्लस र। एक और दे दिया आपके पास देव प्लस सुर। तो कैसे पता करेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो जो आपके पास देवासुर शब्द है,
आपने इसके अकॉर्डिंग देखना है कि सार्थक शब्द कौन कौन से हैं दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो देव है और असुर शब्द है, देव सार्थक लग रहा है, असुर भी सार्थक लग रहा है, पहली नज़र में ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे देवा लग रहा है, यहाँ पे असुर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देवा शब्द है ये इस देवासुर के साथ में क्या है, देवा जो यहाँ पे शब्द लगा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है आ, यहाँ पे और, दोनों ये भी सजाती हैं, पर आपने क्या करना है, इनमें से क्या करना है, सार्थक को छांटना है। जो देव शब्द है ये सार्थक हो गया, यहाँ पे जो देवा शब्द है ये सार्थक नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देवा है ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, देव मतलब देवता, ठीक है। यहाँ पे देवासु, देवासु भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देवासु कोई सार्थक शब्द नहीं है और र भी यहाँ पे कोई सार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पे देव के नीचे व लगा दिया, हलंत लगा दिया, तो ये भी सार्थक नहीं हो गया। सार्थक मतलब जिसका कोई ठीक अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे आपके पास एक ही शब्द का आपके पास सार्थक अर्थ निकल रहा है, देव और असुर, तो इसको बोलेंगे हम देवासुर, ये सही हो गया। देव और असुर कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ संधि। एक बात और दूसरा पूछा जा सकता है इस तरह से, देव प्लस असुर इस तरह से दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसका जो शब्द बनेगा कौन सा बनेगा। तो आपने क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालना है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण निकालना है। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको पता है दोनों तरफ क्या है, सजातीय वर्ण है, ठीक है, एक जाति से मिलकर बने हैं। सजातीय वर्ण आपको पता है तीन ही होते हैं, आ, ई और उ, और यहाँ पे आ रहा है, तो जब ये इसमें मिल जाएगा तो बनाया जाएगा देवासुर, ठीक है। इस तरह से दो प्रकार के आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, या तो संधि विच्छेद पूछा जाएगा या तो इसमें नाम पूछा जाएगा कि इस शब्द में जो है कौन सी संधि है। देवासुर में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, और संधि विच्छेद क्या हो गया होगा, देव प्लस असुर। और एग्जाम्पल देखो दो तीन, स्व प्लस अर्थी, दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। अलग अलग शब्दों से हमने क्या बनाना है, एक नया शब्द बनाना है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, दोनों सजातीय होंगे। सजातीय वर्ण आपको पता है तीन होते हैं, तो यहाँ पे दोनों जब आपस में मेल करते हैं तो ये उत्पन्न विकार दीर्घ ही बना देते हैं, आ बनाते हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे जब व का स्वर बाहर ले लिया तो ये हलंत में रह गया यहाँ पे, अब यहाँ पे थी बच गया। जब आपने अर्थी का ओ बाहर ले लिया और थी आपने साइड में रख लिया, अब इसको अपने लिए स्वर चाहिए होगा, तो स्वर यहाँ से मिलेगा आ से, क्योंकि इन दोनों वर्णों ने आपस में मिल करके विकार उत्पन्न कर दिया, आ बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये स्वा, आ जो इसमें जुड़ गया और थी यहाँ पे जुड़ गया, स्वार्थी। स्व मतलब अपने लिए, अर्थी मतलब चाहने वाला या चाहत रखने वाला, तो स्वार्थी क्या हुआ, सिर्फ अपने लिए चाहने वाला, उसको बोलेंगे स्वार्थी। और आपने ध्यान रखना है जो ये संधि है, संधि क्या है, एक शब्द निर्माण की विधि है। शब्द निर्माण की विधि, विधि मतलब नियम, ठीक है। अब कैसे ये नियम बनाता है, जो आपके पास दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है, उसके जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। चार तरह से नए शब्दों का निर्माण करते हैं हम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, एक शब्दांश होता है, किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है और नया शब्द बना देता है। उसी तरह से प्रत्यय क्या होता है, ये भी एक शब्दांश होता है, किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़ता है और उसमें क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, एक नया शब्द बना देता है। अब संधि में क्या होगा, संधि में दो आपके पास अलग अलग शब्द होंगे, ठीक है। उन अलग अलग शब्दों से आपने दो वर्णों को निकालना है और एक नया शब्द बनाना है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो शब्दों से हम एक तीसरे शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। समास में क्या होता है, या तो दो शब्द होंगे या तो दो से अधिक शब्द होंगे, जब उनको मिला के हम एक नया शब्द बनाएंगे उसको समास बोलेंगे। तो बेसिकली है क्या चीज़ ये संधि, ये एक शब्द निर्माण की विधि है और कुछ नहीं है। शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे, किन नियमों के साथ करेंगे हम, तो उनको हम इन संधि के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके पास आगे संधि है उनको हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।